किया था, वरना रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए भी होती, मना किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम पे, इसलिए कि हमारे यहाँ छूट छाट नहीं होती, इंसान इंसान के बराबर है, और क्योंकि रिजर्वेशन की बुनियाद ही छूट छाट है, इसलिए हम लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई और आर्गुमेंट दे के ये बात रिजर्वेशन मांगी जाती तो मुस्लिम कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, बौद्ध कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन हासिल हो सकती थी, क्योंकि ये माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए एक पूरा सब कमेटी बनी थी और उसमें तजवीज आई। तो ये माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए, क्यों? क्योंकि वक्त में उस समय भी, उस वक्त भी करप्शन हो रही थी बहुत, जो आज हो रही है ना वो तब भी हो रही थी, और हमारे बुजुर्ग उनको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, उन्होंने इतने अपनी जाती प्रॉपर्टीज, उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, इतनी जाती प्रॉपर्टीज अपनी ऐशो आराम ना करके वक्फ की, वक्फ इल्लल्लाह की, कि हमने दोनों हाथों से, होता है वो जो बुलडोजर में वो भी होते हैं जेसीबी, हाथ हमारे कम पड़ गए तो हमने जेसीबी लगा के वक्त की प्रॉपर्टियां लुटाई हैं, नालियों में, समुद्र में फेंकी हैं, खत्म नहीं हो। तो उस टाइम भी बहुत बेईमानी होती थी, सब होती थी, तो सरकार ने ये कहा, और इसीलिए 1924 का वक्त कहता है कि इसको जिम्मेदारी सरकार की भी है ना, कि एक कम्युनिटी है, उसकी चीजों को सही तरीके से करने के लिए सरकार का इंटरफेरेंस इतना भर होगा कि हम कम्युनिटी को सरकार की ताकत दें, मुस्लिम समाज को सरकार की ताकत भी दें, उनके हवाले सरकार की ताकत करें टेम्पररी पर्पस के लिए, कि वो अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज बचा सके। ये है वक्फ एक्ट लाने की बुनियादी बेसिक वजह। सरकार मदद करेगी हमारे बीच के चोरों को पकड़ने के लिए, वरना कोई मकसद नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास तो किसी इंडिविजुअल के पास अरेस्ट की पावर नहीं है, जेल भेजने की पावर नहीं है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्यूमेंट निकलवाने की ताकत नहीं होगी। अगर कोई वक्त है, पुराने जमाने में तो भी काजी की मदद से ये सब काम हो जाते थे, लेकिन उसको एक रिटर्न में शक्ल, क्योंकि अंग्रेज इस तरह के कानून रिटर्न में बनाना पसंद करते थे, ब्रिटिश मुगल भी बनवाते थे, लेकिन वो सब दस्तावेज अब मैसर नहीं। तो ये एक्ट बनने का पर्पस समझ लीजिए, ये हमारी जगह है, किसी और का कुछ लेना देना ही नहीं है, इसलिए लाइसेंस पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में था ना, से दूर रहो। और यही आर्टिकल 26 से 29 तक क्या है, ये हमारी मिल्कियत है, हमने, हमारे बुजुर्गों ने दिए, एक काम के लिए दिए, और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो अब वो खुद भी वापस नहीं ले सकते, चली गई। इसमें संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल मदद के लिए, चलाने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए ही वक्फ एक्ट आने शुरू हुए। ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ, थोड़ा सा बदल के बता रहा हूं मैं, लेकिन ये जरूरी है आप सब लोगों का समझना कि सरकार है कौन? कोई नहीं है सरकार इस मामले में, सरकारी जमीन ही नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार की मदद इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देश के बराबर के मालिक हैं, तो हमें भी सरकार के ऑर्गन्स की मदद की अपने कामों के लिए जरूरत है, इसलिए वक्फ एक्ट बने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। काम बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है, थोड़ा क्रूड लैंग्वेज में बता रहा हूं, लेकिन जरूरी। ये होगा कि वक्फ एक्ट, ये है कॉन्सेप्ट, इसलिए इस बुनियादी बात को अपने जहन में रख आपको आगे बढ़ना है। और दूसरी अहम बात ये, आज तक 1913 से लेकर आज तक एक भी वक्फ का कानून ऐसा नहीं आया है जो मजबूत हो, एक भी। सरकार ने अपनी मदाखलत करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर वक्त कोशिश की, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी ब्रिटिश टाइम में भी थी और आज भी गैर आईनी, मतलब एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान की रूह और आत्मा के खिलाफ जाते हैं।
ये बात मैं तब कह रहा हूं कि 2013 में मौलाना वली रहमानी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करवाए, मैंने, और आज वो होते, अल्लाह ने उनसे ले लिया, तो शायद हालात ऐसे नहीं होते। हम सब इन बंद कमरों के बाद सड़कों पे होते, और ये जुर्रत नहीं होती किसी की जो आज जुर्रत होती। उन वली रहमानी साहब ने मेरे अंदर, मैं तब इसलिए ये उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि 2013 के बाद फैक्ट 2 रातों का टाइम दिया था उन्होंने कि ये रहमान साहब ने और अहमद पटेल साहब ने, बुनियादी तौर पे अहमद पटेल साहब ने को इस बात पे राजी किया गया था उस वक्त कि वो वक्फ फैक्ट में तरमीम करेंगे, कुछ उसको बेहतर बनाएंगे। तो ये 2 रातों के मेरे सजेशंस हैं जो उन्होंने मुझसे लिए, जो वक्फ फैक्ट 2013 का है ना, और उससे और मेरे दूसरे कुछ कारनामों से खुश होकर, मेरे सोचने और काम करने के तरीके से मुतमईन होकर उन्होंने मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर बनाया था। अब मैं हूं या नहीं हूं ये मुझे पता नहीं, हालांकि अगर नहीं हूं तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा, क्योंकि मेंबरशिप है तो वो लेने का भी तरीका आफ्टर गिविंग अ हियरिंग होता है। तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझसे राब्ता करना ही पर्सनल लॉ बोर्ड ने बंद कर दिया। मगर मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि 2013 का एक्ट भी, जो मैंने 2 रातों में बैठ के जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए थे, और उनमें से 50% आ भी गए, 60% आ भी गए, उन सभी अमेंडमेंट्स को काटने के लिए ये 44 जो आए ना, जो हमने पैबंद लगाए थे मजबूत करने के लिए, उन सभी सुराखों को और बड़ा करके खोलने के लिए ये 44 अमेंडमेंट्स आए। हालांकि वो भी अच्छा है कि 2013 का था, लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे थे कि हम कुछ तो ले लें, तो एक भी एक्ट ऐसा नहीं आया। तो अब मैं उस बुनियादी बात पे आता हूं जो दूसरा मेरे खिताब का हिस्सा है, करना क्या चाहिए। इतना भी मैंने आपको एक बेसिक बैकग्राउंड जो मेरे जहन में बताने के लिए। हमारे और भी सजेशंस थे उसमें, अगर वो भी मान लिए जाते तो शायद ये पिछले 10 सालों में बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज वापस आ जाती। तो वक्फ के एक्ट को मजबूत करने की जरूरत है, उसको कमजोर करने का मतलब कोई डकैत और चोर अपने समाज वालों को, यानी कि डकैतों और चोरों को, जो मुस्लिम समाज के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, एक बड़ी तलवार देना चाहता है कि जिसका जहां जोर चले वो लूट लो। इसके अलावा इस वक्फ अमेंडमेंट का कोई मकसद, कोई वजह है ही नहीं। ये है बुनियादी बात। अब इस जेपीसी से सॉल्यूशन पे आ रहा होगा, इस जेपीसी से बात करके क्या हो जाएगा, मतलब गोल गोल घुमाने वाली बेवकूफ तो है ही हम, उसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश है नहीं। अच्छा, जेपीसी का मुझे यह बता दीजिए, क्या पार्लियामेंट जेपीसी की सजेशंस मानने के लिए बाध्य है? बताइए, नहीं है? तो हम क्या हाथ जोड़ के उनके सामने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने नफसियाती तौर पे बंधक, प्रिजनर बना लिया। जेपीसी जाओ, जेपीसी जो असली काम करने का वो मत करो, जेपीसी जाओ। अब कानून बनाने का पहला तरीका कौन सा होता है? कोई भी कानून बनाना जो इफेक्टेड पार्टी है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण हैं। मैं सॉल्यूशन पे आ ही रहा हूं। जब आप लोग थक जाए मुझसे या बोर हो जाए तो निकाल देगा, मैं 1 मिनट में बंद करूं। शुक्रिया शुक्रिया। तो मुझे ये बता दीजिए कि हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के मालिक बनाए हैं, वो नौकरों के चारों तरफ चक्कर काटे जेपीसी।
क्या है जेपीसी? क्या होता है जेपीसी? पूछना चाहो? कुछ नहीं है जेपीसी। अगर आप लोग इस बात को समझ जाओ कि ये फ्रॉड जेपीसी है, ये धोखा देने के लिए जेपीसी बनाई है। आपने किरण रिजिजू साहब की तकरीर सुनी थी? एक लफ्ज उसमें सच्चा हो तो बता दीजिए, एक लफ्ज ऐसा हो जो कि ईमानदार संविधान की शपथ लेने के बाद, और एक ट्राइबल इंसान जिससे मुझे सबसे ज्यादा तवक्को है, एक ट्राइबल इंसान आरएसएस में जाके इतने बड़े झूठ बोल सकता है, इतनी बड़ी फ्रॉड मक्कारी कर सकता है ट्राइबल। तो आप सोच लीजिए अगर कोई वो पंडित होता तो वो क्या करता। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि ट्राइबल ने ऐसा बोला पार्लियामेंट में खड़े हो। तो बुनियादी कानून ये है, किसी भी इफेक्टेड जो ग्रुप होता है ना, ये तजवीज उसकी होती है, ये वक्फ तो हमारा इंटरनल मैटर है। जैसा कि मुझसे पहले बोला जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने, वक्फ फॉर मुस्लिम्स बाय मुस्लिम्स ऑफ मुस्लिम्स। तो सबसे पहले तो हमसे पूछना चाहिए था, और एक डॉक्टर अनवर ने भी जो तजवीज की है वो उससे पूरी तरह इत्तेफाक करता है, और वो ये है, और वही कानून भी है। पहले मुसलमानों से पूछना पड़ेगा, रेफरेंडम कराना पड़ेगा कि मुसलमान क्या चाहते हैं, और मुसलमान, आम मुसलमान, वो चोर, माफी चाहता हूं लफ्जों के लिए लेकिन जरूरी है, चोर नहीं है तो चोरी कौन है? वो चोर बेईमान नहीं जो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चोर। एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा मुझे बताइए जो वक्फ बोर्ड का मेंबर ना, वो आके बताएंगे सरकार क्या कह रही है कि वक्फ की मैनेजमेंट जो है ना बहुत खराब होती है, इसलिए हमें बदलनी है। और उसकी सजेशंस हमने किससे लिए हैं? किससे? जो चोरों ने खराब किए, जो मेंबर्स थे, यही कह रहे हैं ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लिए, वक्फ बोर्ड से हमने सजेशंस लिए हैं, उसके बाद ये कानून बनाया। और उसी सांस में ये भी बोल रहे हैं कि सारे वक्फ बोर्ड जो है बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए हमें तब्दील करना है। तो चोरों से ये पूछ रहे हैं कि और अच्छे तरीके से चोरी कैसे करें। है कोई जवाब? है कोई जवाब? है ना झूठ पूरा। इसलिए मैं कहता हूं आरएसएस वालों से बात क्यों करनी, तुम अपने रास्ते, अपने रास्ते। दो जवाब उनका। आपसे मैं गुजारिश करता हूं सबसे, और तेलंगाना से शुरू करना, क्योंकि हमारी क़यादत सबसे ज्यादा मजबूत वहां से मानी जाती है। तेलंगाना से पसंद है आप सबको, और तेलंगाना के लिए हैदराबाद से शुरू करो। अभी जो लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी गूगल करें, वेबसाइट पे जाएं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे अभी जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएं। 2000 से ज्यादा एकड़ जमीन हैदराबाद में, 1700 एकड़ एनक्रोच्ड है हमारे कायद की बुनियादी घर में। और ये हमारी बात बताएंगे, 85% जमीन कब्जे में है और वो कायद है। अब ठीक है, मुझे बुरा कहना है, मुझे गाली देनी है, आरएसएस वाले दे रहे हैं, कोई बात। मैं अल्लाह के सामने जाके ये बोलने लायक बचना चाहिए कि या अल्लाह मैंने ये किया, इससे ज्यादा मेरे बस का नहीं। मत दो आप मेरा साथ, मुझे बहुत दुख होता है जो लोग सिर्फ ज़बानी बोल रहे हैं। मैं जान हथेली पे लेके काम कर रहा हूं। क्या आवाम ने मेरा उतना साथ दिया? ये सफे पलट देंगे आप लोग मेरा साथ हो तो, ये सफे पलट देंगे भारत के संविधान और कानून से। आरएसएस का एक आदमी नजर नहीं आएगा सड़कों पे, आप लोगों ने पूरा भाग मेरा साथ। आइन और कानून के दायरे में रहते हैं, लेकिन 85% हमारे सबसे बड़े कायद के वेबसाइट पे अगर ना हो तो मुझे अभी से जलील करके यहां से बाहर निकाल देना। ये बुनियादी कमी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आम आवाम से पूछ के कानून बनना चाहिए। और एसजीपीसी जो मेरी तजवीज है, और मैं सॉल्यूशन पे भी आने वाला हूं, बस कानून बनाने की बुनियाद ये है कि आपसे पूछें आपको क्या चाहिए, आपको क्या तकलीफ क्या है। डॉक्टर्स का कानून बनता है, डॉक्टर से पूछते हैं। मैं एफएसएसआई का, बहुत सारी, जब मेरे ऑफिस पे रेड हुई ना, तो जब रेड चल रही थी तो मुझे एफएसएसआई का वकील जो है, खाने पीने की जो बॉडी है ना सबसे बड़ी, उसका ईमेल के जरिए रेड के दौरान अमित शाह साहब ने हटाया था। तो और बहुत सारे कानून
एम्स का कानून, मैं रजिस्ट्रेशन में मौलाना वली रहमानी ने इसीलिए नहीं बनाया था, मुझे ऐसे कोई मुझे तो जानते भी नहीं थे। मेरी कुछ काबिलियत उनकी नजर में आई कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ऐसे सॉल्यूशन देता है जो इन मुश्किल हालात में हमारी हिफाजत के लिए काफी है। ऐसे ही पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया और मुझसे पूछा ही नहीं जाता मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये आप सोच लीजिए। मुझसे नहीं पूछते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कुछ भी, भाई मैं बदतमीज आदमी हूं उनकी नजर में। मत बुलाओ मुझे अपने, मुझसे पूछ तो लो कि तेरे पास कुछ आइडिया है। मत बताना कि महमूद पर अच्छा क्या आइडिया है, मैंने कभी क्रेडिट लिया है? मेरा 95% काम मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि मेरा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है ही नहीं। सिर्फ 5% दुनिया को पता है मेरा काम, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मजबूरी, मैं भी थक जाता हूँ, अल्लाह मेरा हाथ पकड़ता है, वरना मैं भी थक जाता हूं, मैं भी परेशान हो जाता हूं। पूछ ले तो सॉल्यूशन ये है, आप सब लोगों से पूछ के कोई कानून बनना चाहिए, वरना वो कानून 100 बना ले, हम उसको चेंज कराएंगे, हम में इतनी ताकत है तो वो कानून बनेगा जो हमारा कानून होगा। किसी की हिम्मत औकात आईनी कानूनी भी नहीं है और वैसे भी नहीं है कि ऐसे कानून बना के हमारे मुंह पे मारे और ये कह के इसमें तुम अब थोड़े बहुत चेंज करके ले आओ, हमारी जेपीसी में चले जाओ। है कौन? तो कौन है वो? प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट है, संविधान के दायरे में काम करने के लिए है, वरना नहीं है कोई भी कुछ। संविधान की शपथ से बाहर, प्रधानमंत्री के पद से बाहर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी रह जाते थे। इसलिए बोलता है कौन? मालिक तो हम और आप हैं, और वक्फ के मालिक तो प्योरली हम और आप हैं, मतलब सिंबॉलिकली है तो अल्लाह। तो ये प्रपोजल हमारे पास से आना चाहिए। तो इसकी जो बुनियादी बात है वो ये है, ये सब इसके जाल में फंसना ही नहीं है। क्या है इसके सजेशन? तो कौन हो तुम? हम जानते नहीं। अब फिर देखो, आपके पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस के बाहर अगर सारी जेपीसी की टीम पूरी घुटनों के बल ना बैठे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और ये हमने किया है। जब जोरबाग के वक्त की करबला की लड़ाई हो रही थी तो यह किया था, अल्लाह के हुक्म से किया था। और 50,000 करोड़ की मुश्किल हालात में, जबकि वक्फ बोर्ड हमारे खिलाफ था। एक ही मिसाल है वो, वक्फ बोर्ड हमारे खिलाफ, जो काबिज था वो तो खिलाफ ही, और अहमद पटेल साहब उसके पुष्पनाई थे, अहमद पटेल साहब ने कब्जा कर लिया। पूरी सरकार की ताकत। जजमेंट में लिखा है कि वक्फ बोर्ड के स्टैंड के खिलाफ, क्योंकि वो कानून के खिलाफ है। महमूद प्राचा की जो आर्गुमेंट है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाके भी हम मुतवल्ली यानी कि अंजुमन हैदरी के हक में फैसला करते हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड ने ये बात कही है कि इस लीज को 27,000 रुपए पे, जो 2.5 एकड़ जगह 27,000 रुपए दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के घर से 1.5 किलोमीटर दे दो। तो कोशिश करते तो अल्लाह मुआवजा करता। तो पहली चीज क्या है? वक्फ एक्ट हम देंगे, और वो वक्फ एक्ट ऐसे नीजर तरीके से नहीं देंगे। हम सोचेंगे ये सैकड़ों साल की जो बेईमानी हो रही है उसको पकड़ेंगे कैसे, उसके लिए सोचेंगे, हम बनाएंगे, वो देंगे, वो पास होगा। वरना किसान बिल की तरह ये बिल विड्रॉ कराएंगे, हाथ जोड़ के विड्रॉ कराएंगे। अगर ये है तो आओ मेरे साथ आगे बढ़ो, वरना बेकार है। वरना जो होगा आपकी जेब पे हमला होगा, अल्लाह के माल पे हमला होगा, इसके अलावा जो भी होगा। तो एक एक्ट पहले बनाने का काम करना, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। तो बनाते रहो, हम देख लेंगे। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। वो आपको एक पिंजरे में बंद कर देंगे, एक रास्ता खोलेंगे बस उसमें से, ठीक है, बड़े पिंजरे में बंद करेंगे, एक छोटा सा रास्ता खोलेंगे, उससे भी छोटे पिंजरे में बंद कर देंगे। ये होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और यही हुआ है आज तक। पिंजरे की जाल तोड़ना है, कोई पिंजरा है ही नहीं। संविधान एक पिंजरा है बस, बाकी किसी की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। ये आईनी बात है, मैं कोई अपने दिल से लगा के बात नहीं करता। तो पहले हमें वक्फ एक्ट, मैं वो काम कर रहा हूं,
वक्फ एक्ट बनाना है। ये हमारा प्रपोजल है। एक मैं प्रपोजल बना रहा हूं, वो मैं आवाम के सामने पेश करूंगा। उसमें जनरल ये तरीका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही तरीका है, यही तरीका है, कानूनी तरीका भी यही। फिर उसे एक लंबे टाइम के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए तो वेबसाइट पर डालें। हम अपने मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके पैटर्न हमारे सामने बैठे हैं कौन से पाटिल साहब, उसकी वेबसाइट पे डालेंगे, सब लोग उसमें सजेशन दें, फिर डिस्कशंस होंगे, फिर कोई एक अमली जामा निकलेगा। भाई इन चोरों को जो अंदर बैठे हैं और बाहर बैठे हैं पकड़ना कैसे है? ये 2 साल की सजा से डरने वाले हैं। वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट ये होना चाहिए कि जो लोग भी वक्फ की जमीन को या वक्फ के किसी भी प्रॉपर्टी को, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल को, अमानत में खयानत करेंगे तो 409 पुरानी वाली आईपीसी में है, हुआ कैद तो कम से कम। फिर देखो आप सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे चीफ मिनिस्टर साहब मैं ये वक्फ बोर्ड में नहीं जाना चाहता, मुझे दूसरे काम बहुत है, कोई और छोटा मोटा काम देखिए, मैं वक्फ बोर्ड में नहीं जाऊंगा। जाएगा तो सिर्फ वो जो वक्फ के साथ इंसाफ करने का तलबगार होगा। ये आना चाहिए सबसे पहले सजेशन। इसके बारे में किसी ने